हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएफ मेंबर डेथ क्लेम प्रोसेस की। अगर किसी पीएफ मेंबर की डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनी को पीएफ कैसे निकाल सकते हैं, पीएफ निकालने के लिए कौन कौन से फॉर्म भरने हैं और फॉर्म भरते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट नॉमिनी को चाहिए होते हैं फॉर्म फिल करते समय, और ऑन रोल सर्टिफिकेट क्या होता है, उसे कैसे भरना है। और दोस्तों साथ के साथ हम जानेंगे फैमिली लिस्ट क्या होती है और उसको कैसे फिल करना है। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चलो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहले क्या होता था, पहले फॉर्म 20, फॉर्म 10D एंड फॉर्म 5IF अलग अलग 3 फॉर्म होते थे। बट अभी पीएफ ने क्या किया है, पीएफ ने कंपोजिट क्लेम फॉर्म इन डेथ केस, अब पीएफ ने डेथ केस में एक कंपोजिट फॉर्म बनाया है। अब आपको अलग अलग फॉर्म नहीं भरने दोस्तों, अब आपको बस एक ही पीएफ कंपोजिट क्लेम फॉर्म आपको फिल करना है। दोस्तों को बताता हूँ ये हमें कैसे फिल करना है और फिल करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मोबाइल नंबर, हमें यहाँ पे नॉमिनी का मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो फॉर्म 20 पीएफ पेमेंट, फॉर्म 10D पेंशन, फॉर्म 5IF EDLI। मैं आपको बता देता हूँ फॉर्म 20 किसके लिए होता है। फॉर्म 20 होता है दोस्तों पीएफ के पेमेंट के लिए, जो भी एम्प्लॉय का पीएफ ऑफिस में पीएफ जमा हुआ है उस पैसे को निकालने के लिए हमें फॉर्म 20 प्रोसेस करना होता है। फॉर्म 10D होता है हमारी मंथली पेंशन के लिए, जो भी नॉमिनी होगा दोस्तों उसको पीएफ से मंथली पेंशन मिलती है, तो उसके लिए कौन सा फॉर्म होता है, उसके लिए फॉर्म होता है फॉर्म 10D। और फॉर्म 5IF EDLI होता है दोस्तों में पीएफ से इंश्योरेंस मिलता है जो कि मिनिमम 2.5 लाख रुपए का होता है, मैक्सिमम 7 लाख रुपए का होता है। तो उसके लिए कौन सा फॉर्म होता है, उसके लिए होता है फॉर्म 5IF। दोस्तों आप देख सकते हो पहले कॉलम में आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलेंगे। पहला प्रोविडेंट फंड के लिए, दूसरा पेंशन के लिए और तीसरा है EDLI के लिए। दोस्तों हमें यहाँ पे तीनों पे टिक करने हैं, पेंशन पे भी टिक करना है, EDLI पे भी टिक करना है और हमें पीएफ पे भी टिक करना है दोस्तों। उसके बाद दूसरे कॉलम पे चलते हैं। दूसरे कॉलम पे है मृतक सदस्य का नाम, नेम ऑफ डिसीज मेंबर। दोस्तों जो भी एम्प्लॉय है जिसकी डेथ हुई है उसका हमें यहाँ पे नाम डालना है, और नाम हमें कैसे डालना, नाम हमें कैपिटल लेटर में डालना है, बड़े अक्षरों में हमें यहाँ पे नाम डालना है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों तीसरा कॉलम है, यहाँ पे आप देख सकते हो फादर नेम। ए कॉलम में हमें एम्प्लॉय के फादर का नाम डालना है। उसके बाद यहाँ पे बी कॉलम है स्पाउस नेम, तो बी कॉलम में हमें जो भी उसकी पत्नी है या फिर उसका जो भी उसकी वाइफ है, अगर लेडीज है तो उसका जो भी हस्बैंड है उसका नाम हमें यहाँ पे डालना है, स्पाउस का नाम हमें यहाँ पे डालना है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है फोर्थ कॉलम में मृतक सदस्य की वैवाहिक स्थिति, जो भी सदस्य जिसकी डेथ हुई है उसका मैरिटल स्टेटस क्या है दोस्तों। हम अगर वो मैरिड है तो हमें यहाँ पे मैरिड डालना है, अगर वो सिंगल है तो दोस्तों हमें यहाँ पे सिंगल डालना है। उसके बाद आता है पांचवा कॉलम, आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों मृतक सदस्य का आधार नंबर, तो जो भी सदस्य जिसकी डेथ हुई है उसका हमें यहाँ पे आधार नंबर डालना है दोस्तों। उसके बाद बी कॉलम में आता है यूएन नंबर, तो जो भी एम्प्लॉय है उसका हमें यहाँ पे यूएन नंबर डालना है। उसके बाद सी ऑप्शन आता है दोस्तों अगर एम्प्लॉय का यूएन नंबर नहीं है तो हमें यहाँ पे पीएफ नंबर डालना है। अगर आपने कॉलम नंबर बी ऊपर ब्लैंक छोड़ा तो यहाँ पे हमें एम्प्लॉय का क्या डालना है, पीएफ नंबर डालना है दोस्तों। उसके बाद चलते हैं दोस्तों 6 कॉलम पे, आप यहाँ पे देख सकते हो सेवा छोड़ने की तिथि, डेट ऑफ लिविंग ऑफ सर्विस। दोस्तों आप जिस डेट को एम्प्लॉय ने सर्विस छोड़ी है या फिर जिस डेट को एम्प्लॉय ने जॉब अपनी छोड़ी है, जिस डेट को उन्होंने रिजाइन दिया है वो डेट हमें यहाँ पे डालनी है दोस्तों। यहाँ पे आपको एक बात समझनी होगी, यहाँ पे डेट ऑफ लिविंग हमारी हो सकती है, डेट ऑफ डेथ भी वही हो सकती है, क्योंकि अगर एम्प्लॉय की डेथ ऑन द जॉब हुई है तो जिस डेट को उनकी डेथ हुई है तो वही हमारी क्या होगी, यहाँ पे डेट ऑफ लिविंग सेम रहेगी दोस्तों। बट अगर उन्होंने जॉब छोड़ दी है उसके बाद उनकी डेथ हुई है तो वहाँ पे क्या होगा, जो डेट ऑफ लिविंग होगी हमारी वो हमें यहाँ पे डालनी है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों 7 कॉलम में आप देख सकते हो वेदर स्कीम सर्टिफिकेट हैज बीन इशूड। आपको एक स्कीम सर्टिफिकेट होता है, अगर आपके पास स्कीम सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ पे यस करना है, अगर आपके पास स्कीम सर्टिफिकेट नहीं है तो अदरवाइज आपको नो करना है दोस्तों। उसके बाद ऑप्शन आता है बी इफ यस नंबर ऑफ स्कीम सर्टिफिकेट, अगर आपने ए कॉलम में यस किया है तो आपको यहाँ पे स्कीम सर्टिफिकेट का नंबर डालना होगा दोस्तों। जो कि स्कीम सर्टिफिकेट होता है उसका एक नंबर होता है तो आपको यहाँ पे वो डालना होगा।
उसके बाद यहाँ पे आता है सी कॉलम, स्कीम सर्टिफिकेट इशूइंग ऑफिस। जो स्कीम सर्टिफिकेट है वो आपको किस पीएफ ऑफिस ने इशू किया है। आपको मान के चलो आपको गुड़गांव पीएफ ऑफिस ने किया है, दिल्ली के किसी पीएफ ऑफिस ने किया, तो यहाँ पे आपको उसका एड्रेस डालना पड़ेगा दोस्तों, नाम एंड पता। उसके बाद आता है कॉलम नंबर 8, पीरियड ऑफ नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी टू बी फिल्ड बाई एम्प्लॉयर। अगर आपका जो ये किसके द्वारा फिल किया जाएगा, ये आपकी जो कंपनी है या फिर जो आपका एम्प्लॉयर है उसके द्वारा फिल किया जाएगा। अगर एम्प्लॉय का किसी मंथ में या फिर किसी ईयर में या फिर किसी पर्टिकुलर पीरियड में कंट्रीब्यूशन सबमिट नहीं हुआ है, तो उसकी जो इतने भी डे या फिर जितने भी दिन का, जितने भी ईयर्स का उसका कंट्रीब्यूशन सबमिट नहीं हुआ, तो हमें यहाँ पे वो डेट और दिन वो सारा चीजें डालनी पड़ेगी दोस्तों। उसके बाद कॉलम आता है 9, कॉलम में आता है सदस्य की मृत्यु की तिथि, डेट ऑफ डेथ ऑफ द मेंबर। तो जिस दिन एम्प्लॉय की डेथ हुई है उस डेट को हमें यहाँ पे डालना है दोस्तों 9 कॉलम में। उसके बाद दोस्तों मैं स्क्रॉल डाउन करके नीचे चलता हूँ। 10वें नंबर पर दोस्तों आप देख सकते हो, क्या सदस्य की मृत्यु सेवा काल के दौरान हुई थी। तो दोस्तों अगर एम्प्लॉय की डेथ जॉब करते टाइम पे हुई है तो हमें यहाँ पे यस करना है, अगर जॉब छोड़ने के बाद हुई है तो हमें यहाँ पे नो डालना है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे आता है 11वां कॉलम। दोस्तों आप देख सकते हो, पर्टिकुलर्स ऑफ द क्लाइमेंट, माइनर, नॉमिनी, लीगल हायर, सर्वाइंग फैमिली मेंबर ऑन हुज बिहाफ द क्लेम इज सबमिटेड। दोस्तों हमें यहाँ पे किसकी डिटेल फिल करनी है। हमें यहाँ पे दोस्तों नॉमिनी हो गया या फिर लीगल हायर हो गया या फिर वो मेंबर हो गया जो पीएफ मेंबर के बिहाफ पे ये क्लेम सबमिट कर रहा है दोस्तों, उसकी डिटेल हमें यहाँ पे फिल करनी है। आपको मैं यहाँ पे सबसे पहले उनका नॉमिनी का नाम आएगा, नाम के बाद यहाँ पे पिता, फादर, पति या पत्नी का नाम या स्पाउस आपके, या फिर उनका पिता का नाम क्या है या फिर स्पाउस है तो उनके यहाँ पे क्या नाम आएगा। उसके बाद यहाँ पे नॉमिनी का आधार नंबर आएगा, उसके बाद यहाँ पे जेंडर आएगा, उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आएगा, यहाँ पे मैरिटल स्टेटस आएगा। उसके बाद रिलेशनशिप विद मेंबर, जो भी पीएफ का मेंबर है उसके साथ के नॉमिनी के क्या रिलेशन है वो यहाँ पे आएगा दोस्तों। मेंबर स्पाउस है या फिर फादर है या फिर मदर है या फिर क्या रिलेशनशिप है वो यहाँ पे हमें मेंशन करना दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे गार्जियन, अगर दोस्तों जो हमारा नॉमिनी है उसकी एज 18 साल से कम है तो हमें यहाँ पे उनके गार्जियन का नाम भी डालना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पे नॉमिनी की डिटेल तो यहाँ पे आ गई है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है, यहाँ पे हमें किसकी डिटेल डालनी है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। आप जो भी मेंबर है उसका अगर कोई बेटा है या फिर उसकी कोई बेटी है जिसकी उम्र 24 साल से कम है दोस्तों, उसकी डिटेल यहाँ पे आएगी दोस्तों। क्योंकि दोस्तों पीएफ के अकॉर्डिंग जो भी 24 साल से कम का बंदा होता है उसको सरवाइव करने के लिए कुछ ना कुछ पैसे की जरूरत होती है दोस्तों। तो इसलिए यहाँ पे पीएफ ऑफिस का ये रूल है, जिसकी भी उम्र 24 साल से कम है या फिर वो मैरिड हो या अनमैरिड हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उसकी उम्र 24 साल से कम होनी चाहिए दोस्तों। तो उसका भी हमें डिटेल यहाँ पे, उसकी भी डिटेल हमें यहाँ पे फिल करनी है दोस्तों। वही डिटेल हमें फिल करनी है, उनका नाम हो गया, उसके बाद यहाँ पे पिता का नाम हो गया, आधार नंबर हो गया, जेंडर हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, मैरिड स्टेटस हो गया, सदस्य के साथ में क्या रिलेशनशिप है वो हमें यहाँ पे चीज डालनी है दोस्तों। अगर ऐसे यहाँ पे हमारे 2 लड़के हैं या फिर 2 लड़कियां हैं, जितने भी पीएफ मेंबर के बच्चे हैं या फिर बच्चियां जिनकी उम्र 24 साल से कम है, तो हमें सभी की डिटेल दोस्तों यहाँ पे फिल करनी है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम चलते हैं 12वें कॉलम पे। आप देख सकते हो, बैंक अकाउंट डिटेल फॉर पेमेंट ऑफ पीएफ एंड ईडीएलआई। हमें दोस्तों यहाँ पे बैंक अकाउंट डिटेल देनी है, किसके लिए, पीएफ की पेमेंट के लिए और ईडीएलआई की पेमेंट के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, दावा करता 1, दावा करता 2, दावा करता 3। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे नाम है, हमें यहाँ पे जो भी दावा करता है उसका नाम डालना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है सेविंग बैंक अकाउंट नंबर। हमें यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर डालना है जिसमें पीएफ का पैसा मिलेगा और ईडीएलआई का पैसा आपको दिया जाएगा बैंक के थ्रू दोस्तों। मैं आपको यहाँ पे एडवाइज करूंगा जो आपका अकाउंट है वो 4-5 बैंकों में ही होना चाहिए, लाइक आपका पंजाब नेशनल बैंक हो गया, एसबीआई बैंक हो गया, एक्सिस बैंक होगा या फिर आपका एचडीएफसी बैंक हो गया। यही 4 से 5 बैंक हैं जिनमें पीएफ ऑफिस पेमेंट करता है, स्पेशली डेथ केस में दोस्तों। तो ये आपको बात ध्यान रखनी चाहिए कि जो आपका बैंक अकाउंट है वो 4-5 बैंकों में ही होना चाहिए, जो मैंने अभी आपको बताया, एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, एक्सिस हो गया या फिर एचडीएफसी हो गया। उसके बाद दोस्तों चलते हैं बैंक का नाम व पता। तो दोस्तों जिस बैंक का आपका अकाउंट है उसका हमें यहाँ पे नाम डालना है और उसका हमें एड्रेस यहाँ पे डालना है दोस्तों। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है IFSC कोड है, यहाँ पे हमें डालना है बैंक का, जो भी हमारा बैंक का IFSC कोड है वो उसमें हमें यहाँ पे डालना है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे आता है दावा करता सेकंड। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर पीएफ के मेंबर के जिन बच्चा है जिसकी उम्र लेस देन 24 ईयर्स है तो उसकी डिटेल हमें यहाँ पे डालनी है।
तो उनका भी यहाँ पे हमें नाम हो गया, उसके बाद बैंक अकाउंट नंबर हो गया। दोस्तों एक बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, जो भी नॉमिनी हो गया और जो भी उनका सेकंड क्लेमेंट हो गया, दावा करता जो सेकंड दावा करता है, उनका उनका अकाउंट नंबर एक ही बैंक में होना चाहिए और एक ही ब्रांच में होना चाहिए। ये नहीं है कि नॉमिनी का जो अकाउंट है वो पीएनबी में हो गया, जो दूसरा उनका जो बच्चा है उसका अकाउंट एसबीआई में होगा। दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए, उनका बैंक अकाउंट भी एक ही ब्रांच में और एक ही बैंक में होना चाहिए। दोस्तों उस पर बैंक का नाम हो गया, एड्रेस हो गया, उसके बाद यहाँ पे IFSC कोड हो गया। दोस्तों उसके बाद अगर कोई तीसरा क्लाइमेंट है तो ऐसे यहाँ पे सेम डिटेल हमें उनकी भी यहाँ पे सेम ही डिटेल दोस्तों डालनी है। उसके बाद दोस्तों नीचे चलते हैं, बैंक अकाउंट डिटेल्स फॉर पेंशन। तो दोस्तों जैसा कि हमने ऊपर अब डाला था बैंक डिटेल फॉर PF एंड EDLI के लिए, उसके ऐसे ही हमें यहाँ पे पेंशन के लिए दोस्तों डिटेल डालनी है। जो भी हमने ऊपर जो डिटेल डाली थी वही डिटेल हमें यहाँ पे सेम डालनी है। बैंक यहाँ पे नाम हो गया, यहाँ पे सेविंग अकाउंट नंबर हो गया, यहाँ पे नेम एंड एड्रेस ऑफ बैंक हो गया और IFSC कोड हो गया। तो ऐसे ही हमें सेकंड दावाकर्ता की भी डालनी है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे 14 नंबर कॉलम पे आप देख सकते हो फुल पोस्टल एड्रेस ऑफ क्लाइमेंट, दावाकर्ता का पत्र व्यवहार का पता। दोस्तों जो भी नॉमिनी है उसका हमें यहाँ पे एड्रेस डालना है, जो भी उनका फुल एड्रेस है। दोस्तों जो भी नॉमिनी के आधार कार्ड में एड्रेस है, आप अपने आधार कार्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पे एड्रेस डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे पिन नंबर, जो भी आपका पिन है हमें यहाँ पे उनका पिन नंबर डालना है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे पेमेंट ऑफ सिग्नेचर, दावाकर्ता के हस्ताक्षर, जो भी नॉमिनी है उसको यहाँ पे अपने सिग्नेचर करने हैं दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो नियोक्ता के हस्ताक्षर, जो भी आपकी कंपनी है उसके बाद यहाँ पे कंपनी सिग्नेचर कर देगी और अपनी सील अपनी मोहर यहाँ पे लगा देगी दोस्तों। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होता है। दोस्तों डॉक्यूमेंट हमें डेथ सर्टिफिकेट चाहिए होता है, मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए होता है। सेकंड हमें सभी दावाकर्ताओं का संयुक्त फोटो, ज्वाइंट फोटोग्राफ ऑफ ऑल द क्लाइमेंट्स। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों 4 ज्वाइंट फोटोग्राफ होने चाहिए जितने भी आपके मेंबर हैं। मान के चलो आपकी फैमिली में 3 मेंबर हैं, एक नॉमिनी हो गया, 2 आपके बच्चे हो गए, तो तीनों के ज्वाइंट 4 फोटो आपको लगाने हैं दोस्तों जो भी आपके बच्चे हैं जो पेंशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनका हमें डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पे लगाना है। आप यहाँ पे उनका एजुकेशन सर्टिफिकेट लगा सकते हो, 10th की मार्कशीट लगा सकते हो, या फिर उनका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट तो वो आप यहाँ पे लगा सकते हो दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे स्कीम सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमें स्कीम सर्टिफिकेट लगाना है अगर एप्लीकेबल हो। अगर आपके पास स्कीम सर्टिफिकेट हो तो हमें यहाँ पे स्कीम सर्टिफिकेट लगाना है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है बैंक खाते के सत्यापन हेतु एक रद्द चेक पासबुक। दोस्तों उसके बाद आपको एक कैंसल चेक की कॉपी लगानी है या फिर आपके पासबुक की कॉपी यहाँ पे दोस्तों आपको लगानी है। दोस्तों ये डॉक्यूमेंट है जो कि आपको इसके साथ में अटैच करना है। दोस्तों इसके अलावा कुछ और भी डॉक्यूमेंट है जैसे फैमिली लिस्ट हो गया, वो भी हमें इसके साथ में अटैच करनी होती है उसके। और दूसरा डॉक्यूमेंट है ऑन रोल सर्टिफिकेट, वो भी हमें इसके साथ में अटैच करना होता है दोस्तों चलो मैं आपको दिखाता हूँ ऑन रोल सर्टिफिकेट कैसा होता है, उसको हम कैसे फिल करते हैं। ऑन रोल सर्टिफिकेट आप देख सकते हो यहाँ पे हमें एड्रेस डालना होता है, जिस भी PF ऑफिस में हमें डॉक्यूमेंट सबमिट कराने होता है तो यहाँ पे हमें एड्रेस डालना होता है। तो दोस्तों आप देख सकते हो मैंने एड्रेस डाला हुआ द रीजनल PF कमिश्नर प्रोविडेंट फंड ऑफिस प्लॉट नंबर दे दिस एंड गुड़गांव हरियाणा। ये आप अपने PF ऑफिस के अकॉर्डिंग आप उनका एड्रेस डाल सकते हो दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट में आप देख सकते हो डेथ क्लेम ऑफ मिस्टर, यहाँ पे जो भी एम्प्लॉय जिनकी डेथ हुई है हमें यहाँ पे उनका नाम डालना है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो PF नंबर है, यहाँ पे जो भी उनका PF नंबर है या फिर UN नंबर है हमें यहाँ पे उनका डालना है। उसके बाद आप देख सकते हो दोस्तों डियर सर इट इज टू इन्फॉर्म यू दैट मिस्टर कोली हरि बाबू डाइड ऑन। उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पे डेट डालनी है, जिस डेट को उनकी डेथ हुई है वो डेट हमें यहाँ पे मेंशन करनी है दोस्तों। और आप देख सकते हो यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम डालना मिस्टर कोली हरि बाबू, मैंने यहाँ पे ऐसे ही मैंने यहाँ पे एक नाम डाला हुआ, तो यहाँ पे आप उनका नाम डालना जिनकी डेथ हुई है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो मिस्टर है, उसके बाद यहाँ पे एम्प्लॉय का हमें नाम डालना है वाज ऑन द रोल ऑफ आवर कंपनी ऑन द डेट ऑफ हिज डेथ, यू आर रिक्वेस्टेड टू काइंडली प्रोसेस हिज क्लेम अकॉर्डिंगली, दिस इज फॉर यूर इंफॉर्मेशन प्लीज, थैंक यू, यू आर ट्रूली। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपकी कंपनी है 4 करके उस कंपनी का नाम आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपको जो भी आपकी कंपनी के ऑथराइज पर्सन है सिग्नेचर करने के लिए वो यहाँ पे सिग्नेचर कर देंगे दोस्तों ये ऑन रोल सर्टिफिकेट है जो हमें डेथ क्लेम में फॉर्म के साथ में अटैच करना होता है। ऑन रोल सर्टिफिकेट जो भी PF ऑफिस में ऑन रोल सर्टिफिकेट मांगते हैं दोस्तों, तो इस टाइप का ऑन रोल सर्टिफिकेट होता है जो हमें
डेथ क्लेम के साथ में अटैच करना होता है दोस्तों। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद आता है फैमिली लिस्ट। मैं आपको दिखाता हूँ फैमिली लिस्ट का फॉर्मेट कैसे होता है और उसको हम कैसे फिल करते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हो ये फैमिली लिस्ट है। फैमिली लिस्ट का मतलब होता है कि आपकी फैमिली में कितने मेंबर हैं उनका हमें वेरीफाई करके देना होता है। तो आप देख सकते हो इसका फॉर्मेट, ये यहाँ पे 2 में पीएफ ऑफिस का एड्रेस आएगा। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद दोस्तों आप सब्जेक्ट में देख सकते हो फैमिली मेंबर डिटेल्स ऑफ लेट मिस्टर, जो भी एम्प्लॉई है उनको यहाँ पे नाम डालना है। हैविंग ईपीएफ अकाउंट नंबर, उसके बाद यहाँ पे अकाउंट नंबर डालना है उनका पीएफ का। उसके बाद यहाँ पे नीचे यूएन नंबर हमें डालना है दोस्तों। उसके बाद आप देख सकते हो डियर सर द फैमिली मेंबर डिटेल ऑफ लेट मिस्टर, जो भी एम्प्लॉय उनका यहाँ पे नाम डालना आर एज, यहाँ पे हमें उनके जो भी फैमिली का मेंबर उनका हमें यहाँ पे नाम डालना है। उसके बाद उनकी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। उसके बाद यहाँ पे रिलेशन विद मेंबर डालना है। उनके बाद उनका मेरिटल स्टेटस डालना है। उसके बाद यहाँ पे रिमार्क्स डालना है दोस्तों। ऐसे यहाँ पे एक मेंबर हो गया, अगर जितने भी फैमिली में मेंबर है उसके डिटेल हमें सेकंड नंबर पे दूसरे फैमिली मेंबर की डिटेल डालनी है, तीसरे पे डालनी है। अगर 3 से ज्यादा तो यहाँ पे आप कॉलम ऐड कर सकते हो दोस्तों। उसके बाद आप देख सकते हो काइंडली डू द नीडफुल फॉर सेटलमेंट ऑफ एज पेंशन क्लेम। उसके बाद यहाँ पे आपकी कंपनी का नाम आएगा, कंपनी के नाम के बाद जो भी आपकी कंपनी का ऑथराइज पर्सन है वो यहाँ पे सील एंड सिग्नेचर कर देगा दोस्तों। ये हमारी फैमिली लिस्ट होती है। इसका भी दोस्तों जो फॉर्मेट है, मैं इसका फॉर्मेट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से फॉर्मेट को डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों। और दोस्तों आपका कोई भी कमेंट हो पीएफ क्वेरी को लेके या फिर पीएफ डेथ क्लेम को लेके, कोई भी आपकी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा, जितनी मेरे से हो पाती है मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा दोस्तों। जो भी डेथ केस में आपका या फिर कोई भी पुराना कोई डेथ केस हो वो क्लियर नहीं हो रहा है या फिर कोई भी इशू हो डेथ केस के रिगार्डिंग, दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।